अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का SC ST एट्रोसिटी एक्ट। अब देखो इस अधिनियम को भी हम उसी रूप में देखेंगे जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखा था। इस अधिनियम में सबसे पहले इस अधिनियम का उद्देश्य बताया गया है। अधिनियम में ही अधिनियम का उद्देश्य बताया गया है। और देखो अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के नाम से स्पष्ट है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को जो अत्याचार हो रहे हैं उनका निवारण करने के लिए इस अधिनियम का गठन किया गया है। SC ST के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए SC ST के सदस्यों पर अत्याचार का निवारण, अत्याचार का निवारण करने के लिए और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए और पीड़ित व्यक्ति को राहत और उनके पुनर्वास के लिए, मतलब दोनों है, राहत भी देना है और पुनर्वास भी करना है, रिहेबिटेशन। सिर्फ अत्याचार का निवारण नहीं करना बल्कि क्या है इसका उद्देश्य पुनर्वास भी करना है। इसके लिए ये अधिनियम लाया गया है। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। इस ST ST एट्रोसिटी एक्ट में 5 अधिनियम, वो 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। अब देखो इस अधिनियम को हम जो अध्याय और अलग अलग धाराओं को देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसमें कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये जान लो कि ये एक केंद्रीय अधिनियम है। केंद्रीय अधिनियम, समझ रहे ना। संसद ने इसको पारित किया और ये पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगा। राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने मन से इसको जब इच्छा हो लागू, नहीं, ये पूरे देश में अपने आप लागू होगा। राज्य सरकारों को हस्तक्षेप अपने हिसाब से करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये जो अधिनियम है ये केवल SC ST से बाहर का जो व्यक्ति है उसी के, SC ST से बाहर के सदस्य पर ही लागू, मतलब समझ रहे हैं ना। SC ST पर जो अत्याचार होगा, यदि वो SC ST कैटेगरी के बाहर का व्यक्ति है और वो अत्याचार कर रहा है तो उसी व्यक्ति पर ये अधिनियम लागू होगा। यदि SC ST का व्यक्ति SC ST के व्यक्ति पर कोई अपराध कर रहा है तो फिर ये अधिनियम की धारा लागू नहीं होगी। मतलब इस अधिनियम में जो दंड के प्रावधान है वो SC ST के बाहर के व्यक्ति को दंड होगा। यदि आपस में उनकी लड़ाई है तो फिर वो नॉर्मल CRPC IPC की किसी धारा के तहत अपराध दर्ज होगा। तो है तो SC ST के लिए, लेकिन जो दंड है वो केवल SC ST के बाहर के व्यक्ति को ही यहाँ इस अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। तीसरी बात इसमें याद रखने वाली है वो कि इस अधिनियम में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं। बहुत सारे अधिनियम में अग्रिम जमानत की प्रावधान जोड़ देते हैं, लेकिन इसमें साफ लिखा है कि इस केस में यदि किसी के खिलाफ FIR हुई है तो उसको अग्रिम जमानत नहीं होगी। तीसरी बात क्या है कि इस अधिनियम में सभी अपराध, समस्त अपराध गैर जमानतीय हैं। समस्त अपराध गैर जमानतीय हैं। जमानत का कोई प्रावधान नहीं है किसी भी धारा का, चाहे दंड 6 माह का हो, किसी में भी
जमानत नहीं होगी, कोर्ट के माध्यम से ही होगी, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। पांचवी बात क्या है कि इस अधिनियम में जो सजा है न्यूनतम 6 माह और 6 माह से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। मतलब अधिकतम सजा क्या है इस अधिनियम के तहत? मृत्यु दंड। मतलब 6 माह की सजा भी हो सकती है और व्यक्ति को अधिकतम मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है। हाँ, एक और बात उसमें जो याद रखने वाली है कि इस अधिनियम में जो विवेचना का अधिकार दिया गया है, विवेचना विवेचना का अधिकार दिया गया है निरीक्षक स्तर से आन्यून, निरीक्षक से आन्यून। मतलब यही शब्द लिखा है कि इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपराध की विवेचना नहीं कर सकता है। सामान्यतः जो इस तरह के अपराधों की विवेचना करता है वो उप पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, उप पुलिस अधीक्षक स्तर का व्यक्ति विवेचना करता है, लेकिन कानून में लिखा है कि टीआई से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। और एक बात और याद रखना इसमें, हाँ, इस अधिनियम में 2015 में संशोधन किया गया था। कब? 2015 में संशोधन, SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2015। और ये जो संशोधन है ये 26 जनवरी 2016 से लागू है। 26 जनवरी 2016, ये डेट भी याद रखना। मतलब अधिनियम कब पारित हुआ था उसकी डेट अभी अपन लिखेंगे, लेकिन ये जो संशोधन है ये संशोधन की डेट भी पूछी गई है एक बार कि SC/ST एक्ट में संशोधन कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 2016 से ये लागू है। ठीक है ना। अब देखो इस अधिनियम से जुड़ा एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और उस आदेश के बाद बहुत विरोध हुआ था। तो ये आदेश आया था 20 मार्च 2018 को, 20 मार्च 2018। सुभाष काशीनाथ वर्सेस महाराष्ट्र राज्य ये मामला था। सुभाष काशीनाथ वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि जो SC/ST एक्ट है, इस एक्ट के तहत अब FIR होगी, डायरेक्ट FIR नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? देखो, आ? ठीक है ना। तो देखो ये मामला कौन सा था? मामला था सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य, 20 मार्च 2018 को। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। और निर्णय क्या दिया था? देखो अभी तक क्या था कि जो SC/ST एक्ट है, इस एक्ट में जैसे FIR होती थी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती थी, अपराध गैर जमानती होते थे, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होता था और व्यक्ति डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला गया था कि देखो SC/ST एक्ट के तहत यदि कोई मामले, कोई शिकायत आती है, कोई प्रतिवादी आता है और वो शिकायत करता है, तो डायरेक्ट FIR नहीं होगी। पहले क्या होगा? 7 दिन में जांच होगी और जांच डीएसपी स्तर का अधिकारी, उप पुलिस स्तर का अधिकारी जांच करेगा। और जांच में और उसको लगता है कि ये जो शिकायत है वो जेन्युइन है, सही है, वास्तविक है, तब वो FIR दर्ज करेगा और व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब ये दरअसल केस ये पहुंचा था कि SC/ST में ज्यादातर लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया जाता है और ये एक ब्लैकमेलिंग का जरिया बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर 3 जजों की बेंच बैठी और
10 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को वापस ले लिया और अभी वर्तमान में वही जो प्रावधान है जो पहले था। तो ये बीच का थोड़ा सा बता दिया, ये केस याद रखना बस, सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि एक डीएसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा, और जांच कितने दिन में करेगा? 7 दिन में जांच करेगा कि ये जो शिकायत आई है ये फर्जी तो नहीं है। ठीक है। लेकिन विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय को स्वयं वापस लेना पड़ा। 10 अक्टूबर 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय वापस ले लिया और अभी भी यही प्रावधान है कि डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी। एक चीज और याद रखना इसमें कि एससी एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति में किसी समुदाय को शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुसूचित जाति जनजाति में किसी व्यक्ति को शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 341(1). ठीक है। अब यदि ऑप्शन में राष्ट्रपति आपको विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है तो संसद भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि 4 ऑप्शन में राष्ट्रपति है तो पहली प्राथमिकता राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 341(1) के तहत किसी समुदाय को एससी में शामिल कर सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति नहीं है तो आप संसद पर भी निशान लगा सकते हो। ठीक है। तो देखो ये तो कुछ सामान्य सी बात है एससी एसटी एक्ट के संदर्भ में। अब हम इस अधिनियम को देखना चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमको इसको डेट की, ये अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था या ये अधिनियम कब संसद से पारित किया था, तो उसकी डेट है 11 सितंबर 1989। 11 सितंबर 1989 इस डेट में संसद ने इसको पारित कर दिया था। और फिर ये एक दूसरी डेट से लागू हुआ, और जो लागू होने की डेट थी वो 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी 1990 से यह अधिनियम लागू किया गया। ठीक है। अब हमको पहले बता दिया इसमें क्या है, 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। 5 अध्याय 23 धाराएं, एक एक करके हम इनको देखते हैं। अध्याय फर्स्ट है प्रारंभ की। प्रारंभिक, हर एक का अध्याय एक प्रारंभिक है। और जानते हैं कि प्रारंभिक में 3 बातों का उल्लेख किया जाता है। धारा 1 में, धारा 1, अध्याय 1 की धारा 1 क्या कहती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, 3 बातों का उल्लेख करता है। एससी एसटी एक्ट 1989 का अध्याय 1 की धारा 1 में क्या लिखा है? संक्षिप्त नाम। और संक्षिप्त नाम क्या है? यही है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये इसका संक्षिप्त नाम होगा। और दूसरी बात क्या है? विस्तार। तो देखो इस अधिनियम में तो ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। एक्ट में तो यही लिखा था क्या कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस था 370 वाला, वो तो समाप्त हो गया है। तो अब ये अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। लेकिन याद रखो कि अधिनियम के अंतर्गत तो यही लिखा था कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू होगा। और तीसरा प्रारंभ, तो प्रारंभ की डेट यही है 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी 1990 से ये अधिनियम गजट, इस अधिनियम का गजट नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो अध्याय एक में 3 बातें हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अब आते हैं अध्याय 2 पे। और अध्याय 2 पता ही है, परिभाषाओं का वो अध्याय 1 की धारा 2, अध्याय 1 की धारा 2। और धारा 2 क्या बताता है? परिभाषाएं।
सिक्स पैटर्न है, पहले में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरे में क्या है, परिभाषाएं हैं। अब इस अधिनियम में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं कि एससी क्या है, एसटी क्या है, अपराध क्या है, सारी चीजों को। तो देखो, 2A, अध्याय 1 की धारा 2 और 2A के अंदर परिभाषित है अत्याचार। एट्रोसिटी क्या है, किसको अत्याचार कहेंगे, और अत्याचार के लिए किया गया है। अभी हम जब धारा 3 देखेंगे तो धारा 3 में अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान है, तो वो सारे अत्याचारों की लिस्ट है। तो 2A के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, अत्याचार को परिभाषित किया गया है। फिर है 2B, 2B में परिभाषित है संहिता। इस अधिनियम में जहां जहां संहिता शब्द आएगा, उसका प्रारंभ, उसका तात्पर्य रहेगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 2A 2B। अब फिर है 2B, याद रखना, बी ए नहीं है, सी भी नहीं है। अब बी के अंदर ही बहुत सारी धाराएं जोड़ी गई हैं। 2B, 2B में आश्रित को परिभाषित किया गया है। 2B में आश्रित को परिभाषित किया गया है, ठीक है। और आश्रित के अंतर्गत क्या बोला गया है कि जो पीड़ित रहेगा, इस पीड़ित के पति, पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन, सब, पति, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, जो वे सभी व्यक्ति जो पीड़ित पर अपने भरण पोषण के लिए आश्रित हैं, भरण पोषण के लिए आश्रित हैं, वे सब आश्रित के अंतर्गत आएंगे। तो 2B में ये उल्लेखित किया गया है। फिर है 2BC, 2BC, इसमें आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा दी गई है। आर्थिक बहिष्कार, इकोनॉमिक बायकॉट, आर्थिक बहिष्कार, मतलब बताया गया है कि एससी एसटी के व्यक्ति के आर्थिक बहिष्कार से मतलब क्या होगा। तो देखो, आर्थिक बहिष्कार से मतलब ये है ना कि इनके साथ काम धंधे करने से इनकार कर देना। तो आर्थिक बहिष्कार को भी परिभाषित किया गया है। आर्थिक बहिष्कार में क्या बोला गया है कि व्यक्ति के साथ भाड़े से कार्य करने से इनकार कर देना, सेवा प्रदान करने से इनकार कर देना, सेवा प्रदान करने से इनकार कर देना, उसके साथ किसी भी प्रकार के कारोबार करने से इनकार कर देना। समझ रहे ना, इकोनॉमिक बाइकाट, इकोनॉमिक बाइकाट मतलब उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप करने से इनकार कर देना, क्योंकि वो व्यक्ति एससी एसटी कम्युनिटी का है। तो आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा 2BC में दी गई है। और आगे देखते हैं। BC हो गया, अब BD, 2BD, इसमें अनन्य विशेष न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय भी आएगी धारा 14, और 14 की उपधारा 1 में हमको अनन्य विशेष न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलेगा। बाकी परिभाषा कहां दी है, 2BD में, बी डी के बाद BE, 2BE, इसमें वन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वन अधिकारों, वन अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
और देखो वन अधिकार का परिभाषित किया गया है, और वन अधिकार वही है जो अलग से भारत सरकार ने क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवास अधिनियम 2006 को पारित किया गया था। तो वही परिभाषा यहाँ पे, तो अपन को उस डिटेल में तो नहीं जाना, बस आपको जाना 2BE में वन अधिकारों की परिभाषा की दी गई है। फिर BE के बाद F, इसमें हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की परिभाषा की गई है। हाथ से मैला उठाने वाले, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी फिर से अलग से एक अधिनियम बनाया गया था कि हाँ, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन और प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, उसमें जो परिभाषा लिखी गई है वो इसकी परिभाषा यहाँ पे भी जोड़ी गई है। तो अपन को तो सबसे याद रखना है कि परिभाषा कहाँ दी गई है। एफ के बाद जी, 2BG में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। लोक सेवक, और लोक सेवक का मतलब वही है जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा है वही यहाँ पर लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। तो देखो 2BB, BC, DEFG, ये बी के अंतर्गत इतनी बातें शामिल की गई, ठीक है। अभी और इसमें परिभाषा दी गई है। ए हो गया 2BA, 2BB, और बी में हमको बी से लेके जी तक शब्द मिले। अब आता है 2C, वो बी के अंदर चल रहा था, अब ये ए बी और सी, तो 2C, 2C के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों की परिभाषा दी गई है। SC की परिभाषा दी गई है और ST की परिभाषा दी गई है। परिभाषा में क्या बोला गया है कि SC और ST का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में दिया गया है। खंड 24 SC के लिए है, खंड 25 ST के लिए, ठीक है। तो देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि SC/ST एक्ट में SC/ST की परिभाषा कहाँ दी गई, 2C में दी गई है। ABC फिर D, 2D, 2D में विशेष न्यायालय को परिभाषित किया गया है। विशेष न्यायालय, वो अनन्य विशेष न्यायालय था 2BD, ये स्पेशल कोर्ट है, और ये भी धारा 14 में अपन देखेंगे आगे हमको दिखाई देगा। CDE, जब न्यायालय है तो फिर वकील, विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, ठीक है। BCDE, अब देखो इनने फिर ई के अंदर भी फिर सब कैटेगरी बनाना चालू किया है। 2EA, 2EA में क्या है, अनुसूची दी गई है, अनुसूची। 2EB, इसमें क्या है, सामाजिक बहिष्कार है, सामाजिक बहिष्कार, सोशल बायकॉट। सामाजिक बहिष्कार समझ रहे हैं ना, कि उससे किसी भी प्रकार का सामाजिक तालमेल रखने के बायकॉट की अपील करना ही सामाजिक बहिष्कार कहलाएगा। तो 2EB के अंतर्गत है ये। फिर 2EC, 2EC में क्या है, पीड़ित की परिभाषा है। विक्टिम कौन होगा, पीड़ित, पीड़ित की परिभाषा दी गई है 2EC में। और देखो पीड़ित के लिए क्या बोला गया है कि SC/ST का वह व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति, पहली बात तो क्या है, SC/ST की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए, तभी वो पीड़ित होगा। फिर SC/ST के किसी व्यक्ति के साथ
जो अपराध होते हैं, अपराध में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, उसकी संपत्ति और धन की हानि, सब कुछ है। मतलब अपराध से पीड़ित कैसा हो सकता है, उसको शारीरिक रूप से पीड़ित किया गया हो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, उसको धन की हानि हो रही है, उसके किसी रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाया जाएगा, वो सब पीड़ित है। और पीड़ित की परिभाषा क्या है, 2E में। फिर 2E के बाद डी, इसमें साक्षी की परिभाषा दी गई है। साक्षी, ठीक है। साक्षी मतलब वही गवाही। बस इसके आगे तो अपने कोई काम का नहीं है, एफ बी है। बस परिभाषा में अपन को इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो ए बी सी डी ई एफ करके, कि बी के अंतर्गत भी बी 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 सी है, ई के अंतर्गत भी दो चार शब्द जोड़े गए हैं। लेकिन अब इतना तो आपको याद रखनी पड़ेगा कि पीड़ित कहाँ है, साक्षी कहाँ है, सोशल बॉयकॉट कहाँ है, इकोनॉमिक बॉयकॉट कहाँ है, एस टी एस टी की परिभाषा कहाँ दी गई है, साक्षी कहाँ है, विशेष न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है, विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा कहाँ दी गई है, ठीक है। तो देखो एस सी एस टी एट्रोसिटी एक्ट 1989 का अध्याय 1 की धारा 1 और धारा 2 कंप्लीट होती है। अब हम अध्याय 2 पर आते हैं। अध्याय 2, और अध्याय 2 है अत्याचार के अपराध। अत्याचार के अपराध, अत्याचार के अपराध। और इस अध्याय 2 की धारा 3, धारा 3 क्या है, अत्याचार के अपराधों के दंड, अत्याचार के अपराधों के दंड। अत्याचार के अपराधों के दंड मतलब कोई यदि अत्याचार करेगा तो उसके लिए क्या दंड है। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अत्याचार कौन कौन से होंगे, बहुत लंबी लिस्ट है कि किसको अपराध माना जाएगा एस सी एस टी एक्ट के अंतर्गत। बहुत लंबी डिटेल लिखी है कि ऐसा करोगे तो अपराध, ऐसा करोगे तो अपराध, ये भी अपराध, ये भी अपराध, ये भी अपराध। अब देखो बहुत लंबी लिस्ट है अपराध की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि क्वेश्चन अधिनियम तो पूछे जाएगा कि किस धारा में क्या है, लेकिन एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन भी हो सकता है कि एस सी एस टी एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत निम्नलिखित में से किसको अपराध नहीं माना जाएगा या किसको अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो लंबी लिस्ट है, लेकिन कम से कम क्या है, एक बार रीड कर लो। तो अपराध ऐसा नहीं है कि कोई बहुत याद करना है उसमें, वो तो एक बार पढ़ोगे खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो केवल एक बार पढ़ने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से अपराध है इस एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि देखो है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पूरा अधिनियम इसी पर बेस्ड है कि ये भी अपराध होते हैं एस सी एस टी के व्यक्ति के साथ। तो इनने कैटेगरी 3 के अंतर्गत उपधारा 1 बनाई है, उसके अंतर्गत ए बी सी डी करके लिखा है। अब देखो अपन को एबीसीडी केवल परिभाषा में याद रखना है कि किस ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में। बाकी ये अपराध नहीं पूछेगा कि किस बी में क्या है, सी में क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये अपराध है। तो अपन तो बस केवल लिस्ट बना रहे हैं, बाकी क्रम रम कुछ नहीं है, क्रम के चक्कर में मत रहना। तो देखो एक तो ये बोला गया है सबसे पहले कि एस सी एस टी के कोई भी व्यक्ति को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ, अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खाने, खिलाना या पिलाना या खाने पीने के लिए मजबूर करना, दोनों ही चीज अपराध। एस सी एस टी के व्यक्ति को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना या खिलाने और पिलाने के लिए मजबूर करना,
अखाद्य या घृणाजनक मतलब वही मलमूत्र खिलाना या खिलाने के लिए मजबूर करना इस अधिनियम के तहत अपराध होगा। दूसरी बात क्या बोली है, एससी एसटी के किसी सदस्यों के परिसरों में, मतलब इनके परिसरों, इनका घर जहां पर ये रह रहे हैं वहां पर क्या है, प्रवेश द्वार पर, उनके गेट पर, प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, पशु शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना, तो उसके दरवाजे पे कचरा फेंकना, ऐसा कोई भी काम करना इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। फिर उनके पड़ोस में, मतलब घर के सामने भी ये चीज इकट्ठी करेगा या उनके घर के बाजू में भी ये चीज इकट्ठी करेगा तो भी अपराध, मतलब पड़ोस में मल मूत्र पशु या सब या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ को एकत्रण करेगा या इकट्ठा करेगा तो भी वो इस अधिनियम के तहत अपराधी माना जाएगा। फिर एससी एसटी के सदस्य को जूते की माला पहनाएगा, जूते की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध नग्न घुमाएगा, नग्न या अर्ध नग्न घुमाएगा तो भी वो अपराध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त बलपूर्वक कपड़े उतारेगा, कपड़े उतारना, बलपूर्वक कपड़े उतारना, उसका मुंडन करना, मूछें मुड़वाना, शरीर पे वो काला पोतना, ये सब भी इसके अंतर्गत अपराध, कोई भी ऐसा काम जो मानव गरिमा के विरुद्ध होगा इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। ठीक है। फिर एससी एसटी के किसी सदस्य को, उसको जो भूमि आवंटित की गई है उस पर ये सदोष कोई एससी एसटी से बाहर का सदस्य है वो कब्जा करता है, उसके घर या परिसर पर कब्जा करता है और उसके घर और परिसर से उसको बाहर करता है, मतलब उसकी भूमि पर कब्जा करता है, उसके घर पर कब्जा करता है तो भी वो अपराधी माना जाएगा। एससी एसटी के व्यक्ति के साथ यदि बेगार कराता है, बॉन्डेज लेबर, वो भी ऐसे, मतलब बेगार कराना तो संविधान की धारा 23 शोषण के विरुद्ध के अधिकार के विरुद्ध है ही, लेकिन यदि कोई एससी एसटी व्यक्ति के साथ बेगार कराएगा तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत धारा दर्ज होगी। बाकी किसी से कराओगे तो वो अपराध होगा नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर ये वाला अपराध माना जाएगा कि आप उससे बेगार करा रहे हो। एससी एसटी के किसी व्यक्ति को पशुओं का शव या मानव कब्र खोदने के लिए बाध्य करना, क्योंकि सामान्यतः यही होता है कि जो ये दलित जाति के रहते हैं उनका एक, उनको जबरन पशु फेंकने के, पशुओं का शव फेंकने के लिए बाध्य किया जाता है तो वो भी इसके तहत अपराध जोड़ा गया है। फिर एक बात और जोड़ी गई है, उनको जबरन हाथ से सफाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा, हाथ से सफाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा। एससी एसटी की किसी महिला को देवदासी, देवदासी बन के पूजा या मंदिर गृह में या मूर्ति के समस्त समर्पण करने के लिए कहा जाएगा तो भी वो अपराध माना जाएगा। देखो ये सब अपराध हैं, अभी अपराध का दंड इनके सबके लिए बताएंगे, लेकिन अभी अपराध तो आप समझ लो कि ये सब अपराध है। इसके अतिरिक्त क्या है, मतदान, इससे संबंधित अपराध, भाई उसको मतदान देने से रोकना, उसको मतदान जबरन किसी व्यक्ति के पक्ष में मतदान देने के लिए मजबूर करना, उसको चुनाव लड़ने से रोकना, उसके लिए नॉमिनेशन फाइल नहीं होने देना, ये सब भी अपराध एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत माने जाएंगे। मतलब चुनाव के समय जो अपराध होते हैं वो नॉर्मल धारा के तहत होंगे, लेकिन यदि कोई एससी एसटी व्यक्ति के साथ ऐसा कर रहा है तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत वो अपराध माना जाएगा, उसको धमकी देना, सारी चीजें। ठीक है, मतदान से संबंधित भी अपराध इसके अंतर्गत शामिल है। अभी इसमें और भी अपराधों की लिस्ट है,
अब देखो इसमें और आगे क्या बताया गया है कि मिथ्या जानकारी देना, मिथ्या जानकारी, मिथ्या जानकारी, यदि कोई लोक सेवक मिथ्या जानकारी देता है, झूठा केस में उसको फंसा दिया है, कुछ ऐसा करता है, तो भी उस लोक सेवक के खिलाफ अपराध माना जाएगा कि एससी एसटी के तहत उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, बाकी तो देखो सामान्य अपराध है कि उस पे गाली गलौज करना, उसको अपमानित करना, ये तो होगा ही। अपन विशेष विशेष देख रहे हैं। हाँ, हाँ, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, उनकी श्रद्धा की वस्तुओं को नष्ट करना, ये सब भी इस एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। मतलब उनकी श्रद्धा की वस्तु मतलब क्या है, वो किसी को पूज रहे हैं, कोई मूर्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई फोटो है, अंबेडकर की मूर्ति पार्क में लगी, कोई उसको तोड़ देगा तो एससी एट्रोसिटी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी। मौखिक घृणा का प्रचार करेगा, मौखिक घृणा मतलब एससी एसटी के व्यक्ति के विरुद्ध कोई गलत बात कह रहा है, इनके मानवीय गरिमा के विरुद्ध कुछ कह भी रहा है, करने की तो बात दूर है, मौखिक घृणा में भी एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाएगा। एससी एसटी की किसी स्त्री को स्पर्श करेगा, इसकी सहमति के बिना उसको टच करेगा, उस पे लैंगिक शोषण का प्रयास करेगा, तो भी मतलब स्त्री के साथ ये करना तो गलत है नॉर्मल कानून के तहत, लेकिन यदि वो एससी एसटी के है तो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा। और देखो इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज होना बहुत जटिल बात हो जाएगी भाई। एक तो अग्रिम जमानत नहीं होगी, दूसरा जमानत भी केवल कोर्ट से होगी, तीसरा तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए इसमें सारी बातों को जोड़ा गया है। फिर एससी एसटी के सदस्यों का यदि कोई जलाशय यूज कर रहे हैं, उनका कोई कुआ है, उनका कोई सार्वजनिक स्थल है, उसको यदि कोई दूषित गंदा करता है, उनके जल स्रोतों को कोई दूषित या गंदा करता है, तो भी उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। उन यदि एससी एसटी के किसी व्यक्ति को किसी लोक समागम स्थल, लोक समागम स्थल से मतलब कोई पब्लिक गैदरिंग वाला स्थल है, कोई पंचायत का भवन है या कोई इस टाइप का है, वहां पर उनको उपयोग करने से रोकेगा कि नहीं तुम एस सी के हो, इस भवन का उपयोग नहीं कर सकते, उनको उपयोग करने से रोकेगा या उनको उपयोग करने में बाधा पहुंचाएगा, तो भी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। फिर एससी एसटी के व्यक्ति को शोभा यात्रा निकालने से रोकेगा, बारात निकालने से रोकेगा, घोड़ी चढ़ने से रोकेगा, मोटरसाइकिल नहीं चलाने देगा। ऊंची जाति का व्यक्ति कहेगा हमारे घर के सामने से निकलो तो पैदल निकलो, घोड़ी पे नहीं जाएगी बारात हमारे घर के सामने से। इस टाइप का कोई भी कार्रवाई करेगा, सार्वजनिक स्थलों पर उससे भेदभाव करेगा, तो इस अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई होगी। शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, सार्वजनिक, जब सार्वजनिक स्थल में तो बोल ही दिया गया है कि कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हो सकता जो एससी एसटी की गरिमा के विरुद्ध हो। इसके अतिरिक्त जादू टोना और डायन, जादू टोना और डायन, जादू टोना और डायन के शक में किसी एससी एसटी के व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई यदि कोई समुदाय करता है, तो भी एससी एसटी के तहत वो अपराध माना जाएगा। सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना, ये भी अपराध माना जाएगा। ठीक है, इन सभी अपराध के तहत दंड क्या है, 6 माह और 5 वर्ष या फिर जुर्माना।
6 माह की सजा न्यूनतम और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना। ठीक है। अब देखो कुछ मामलों में ये तो 5 वर्ष तक का कारावास है, लेकिन कुछ मामलों में 5 वर्ष से अधिक का सजा, आजीवन कारावास और इवन मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि अधिकतम सजा मृत्यु दंड हो सकती है। अब देखो मृत्यु दंड या 5 वर्ष से अधिक सजा किस मामलों में हो सकती है, तो वो बताया गया है मिथ्या साक्ष्य, झूठी गवाही या मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना। एससी एसटी के व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गणना, जिससे एससी एसटी के व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड हो सकता है। समझ रहे ना कि एससी एसटी के विरुद्ध कोई ने ऐसी गवाही दी या कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे उस एससी एसटी के व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल सकता है, तो अब जो झूठा गवाही देगा या साक्ष्य झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करेगा उसको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास से दंडित होगा। अभी देखो एससी एसटी के विरुद्ध उसने, एससी एसटी के सदस्य के विरुद्ध उसने गवाही दी थी जिससे उस एससी एसटी के व्यक्ति को मृत्युदंड हो सकता था, हुआ नहीं है अभी, हो सकता था, इतने में ही इसको आजीवन कारावास हो जाएगा। लेकिन यदि उस एससी एसटी के व्यक्ति को मान लो मृत्युदंड, फांसी लगा दी गई, तब तो इसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। समझ रहे अंतर दोनों का, आजीवन कारावास कब होगा और मृत्युदंड कब होगा। मृत्युदंड से दंड नहीं होगा, ठीक है। और यदि झूठे साक्ष्य में एससी एसटी के व्यक्ति को ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, तो उस मामले में जो झूठी गवाही देगा उसे कम से कम 6 माह से 7 वर्ष तक की सजा, 7 वर्ष तक की सजा। ठीक है। तो देखो ये आजीवन कारावास, मृत्युदंड और 7 वर्ष तक की सजा के लिए अपराध, खासकर कौन सा अपराध है, मिथ्या साक्ष्य देना, और मिथ्या साक्ष्य में भी 3 कंडीशन बताई गई है। फिर इसी में अग्नि वाला जो अपराध है, अग्नि या विस्फोटक, अग्नि या विस्फोटक, एससी एसटी के सदस्य की संपत्ति की नुकसान पहुंचाना, उसके घर को जला देना, फसल को जला देना, ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है तो 6 माह से 7 वर्ष तक की सजा, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। फिर यदि उस अग्नि, अग्नि उसने ऐसी जगह लगाई है जो उसका पूजा स्थल है या धार्मिक महत्व का स्थल है, उसका आवास है, घर जला दिया है जहां वो रह रहा है, यहाँ पे संपत्ति में अग्नि की बात की गई है, और यहाँ पर क्या है, उसके पूजा स्थल, धार्मिक स्थल और आवास, तो ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास, आजीवन कारावास और जुर्माना। ठीक है। फिर एक और अपराध जोड़ा गया है कि यदि एससी एसटी के सदस्य के विरुद्ध मतलब वो जानते हुए ऐसा अपराध कर रहा है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है एससी एसटी के व्यक्ति के, मतलब देखो सामान्य मामलों में कोई अपराध होता है तो उसमें 10 वर्ष की सजा है, लेकिन यदि वही अपराध कोई व्यक्ति ये जानते हुए कर रहा है कि एससी एसटी का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में उसे आजीवन कारावास, कारावास की सजा होगी। फिर इसमें लोक सेवक को भी जोड़ दिया गया है, लोक सेवक, यदि कोई लोक सेवक एससी एसटी के सदस्य के विरुद्ध किसी भी टाइप का भेदभाव या अपराध करता है तो उसे 1 वर्ष, 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा,
6 माह से लेके 1 वर्ष तक की सजा या दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है और उस कर्तव्यों की उपेक्षा में एससी एसटी के व्यक्ति के मतलब उसके अधिकारों का हनन होता है, तो इसे लोक सेवक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और 6 माह से लेके 1 वर्ष तक के दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देखो ये अध्याय 2 और अध्याय 2 की धारा 3 में अपराधों के लिए इस दंड का प्रावधान किया गया है। अपराधों को भी बहुत डिटेल में बताया गया है जिस जिस टाइप के अपराध होते हैं। अब है धारा 4, इसी अध्याय 3 की धारा 4। धारा 4 क्या है? कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। अब स्वाभाविक सी बात है, कर्तव्यों की उपेक्षा कौन करेगा? लोक सेवक। और याद रखना, लोक सेवक यदि एससी एसटी का है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये अधिनियम पूरा एससी एसटी का जो सदस्य नहीं है उसी पर कार्रवाई करता है। तो यदि कोई लोक सेवक जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के बताए गए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, तो उसे 6 माह से लेके 1 वर्ष तक का दंड का प्रावधान, जो भी देखा ना धारा 2 में भी बताया गया है और फिर इसको और स्पष्ट रूप में 4 में भी बताया गया है। 6 माह से 1 वर्ष, 6 माह से 1 वर्ष तक का दंड का प्रावधान किया गया है। और फिर इसमें देखो लिस्ट पूरी बताई गई है कि एक लोक सेवक कहां कहां उपेक्षा कर सकता है अपने कर्तव्यों की। मतलब उसमें लोक सेवक की पूरी ड्यूटी बताई गई है कि पीड़ित या साक्ष्यों के अभिकथन को अभिलिखित करना, 60 दिवस की भीति में आरोप पत्र दायर करना, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार करना, और भी जो छोटी छोटी बातें हैं उसका सारा उल्लेख किया गया। इसमें बस आप एक चीज याद रख लेना कि जो लोक सेवक होगा जो जांच करेगा उसको 60 दिन के भीतर, 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना पड़ेगा। आरोप पत्र, चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। यदि 60 दिन से ऊपर हो रहा है तो उसको फिर जवाब देना पड़ेगा कि क्यों इतने ऊपर हो रहा है। बाकी और बहुत सारी बातें वो अपने कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो धारा 4। अब है धारा 5। धारा 5 है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड मतलब कोई व्यक्ति यदि दोबारा इसी अधिनियम के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष का कारावास। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो कम से कम तो 1 वर्ष का होगा, और फिर जो उसने अपराध किया है उस अपराध के तहत जैसा दंड होगा वैसा दंड मिलेगा। मान लो उसने अपराध किया, अभी अपन ने देखा कि उसके खिलाफ झूठा साक्ष्य दिया और वो दोबारा पाया जा रहा है तो उसे मृत्युदंड भी हो सकता, वो तो होगा ही। लेकिन देखो इसके पहले जो अपन ने अपराध में लिखा है क्या, न्यूनतम सजा क्या थी? 6 माह। लेकिन अब इसको न्यूनतम सजा भी कम से कम 1 साल की मिलेगी पश्चातवर्ती दोष के लिए। फिर धारा 6 धारा 6 में क्या बोला गया है कि भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का लागू ना होना। भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू ना होना। मतलब जो भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं हैं वो बोला है यहां पर लागू नहीं होंगी। भारतीय दंड संहिता 1860 की देखो कौन कौन सी धारा 34, अध्याय 3,
4 5 5 का, 5 और 5 का, धारा 149 और अध्याय 23। याद करने की जरूरत नहीं है इतना सारा, बस पता होना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंध SC ST एट्रोसिटी एक्ट पर लागू नहीं होते हैं। धारा 34 लागू नहीं होती, धारा 149 लागू नहीं होती, और अध्याय 3 4 5 5 का और अध्याय 23 इसके प्रावधान भारतीय दंड संहिता के प्रयोजन के लिए यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, धारा 6 4 5 6। अब आती है धारा 7, और धारा 7 है संपत्ति का संपहरण, मतलब संपत्ति पर कब्जा करना। धारा 7, धारा 7 क्या लिखा है? कतिपय व्यक्तियों की, कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संप्रहण। ठीक है, अब देखो यहां पर ये अधिकार दिया गया है विशेष न्यायालय को, स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस अपराध के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे दंड तो होगा ही, 6 माह होगा, 1 साल होगा, 5 साल होगा, मृत्यु जो भी होगा। लेकिन यदि न्यायालय को लगता है कि इस व्यक्ति ने अत्याचार करने के लिए जो संपत्ति, कोई संपत्ति उपयोग की है, कि गाड़ी उपयोग की है, कोई घर उपयोग किया, जो भी है, तो वो संपत्ति क्या कहते, स्थिर हो या जंगम, मतलब चल अचल सारी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। आप तो इतना याद रख लो, चल अचल स्थिर जंगम सारी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। मतलब अभी जब्त नहीं होगी, अभी सरकार उसको अपने संपहत कर लेगी, सरकार ने अपने अंडर में ले लिया उस संपत्ति को। ठीक है, संपत्ति को कुर्क भी कर सकती है सरकार, विशेष न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है। और जुर्माने की वसूली भी कर सकती संपत्ति को बेचकर, बेचेगी और वो SC ST के व्यक्ति को हस्तांतरित कर देगी। तो ये आपको इतना याद रखना है कि व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण या कुर्क करना धारा 7 के तहत विशेष न्यायालय को अधिकार दिया गया है। फिर है धारा 8, धारा 8 है अपराधों के बारे में उपधारणा, अपराधों के बारे में उपधारणा। अब देखो अपराधों के बारे में उपधारणा में क्या बताया गया है कि यदि जांच में ये साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति ने SC ST के सदस्य पर अत्याचार करने के लिए पैसा खर्च किया है, मतलब अपराध दूसरे ने किया है, लेकिन इस व्यक्ति ने किया क्या, क्या किया है, अपराध होने में उसने वित्तीय सहायता की है, वित्तीय सहायता, अपनी गाड़ी दे दी, या अपने घर का उपयोग करवा दिया, अपनी कोई भी संपत्ति या किसी रूप से फाइनेंशियल असिस्ट किया है, तो उस व्यक्ति को भी अपराधी माना जाएगा, अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि ये व्यक्ति अपराध में शामिल है। ठीक है, फिर है धारा 9, और धारा 9 में है शक्तियों का प्रदान किया जाना, शक्तियों का प्रदान किया जाना। अब देखो शक्तियों का प्रदान किया जाना मतलब क्या है कि राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, यहाँ पे ये लिख लेना बस कि राज्य सरकार, राज्य सरकार
किसी भी गजट मतलब गजट नोटिफिकेशन में ये कर सकती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी को विशेष पावर उस क्षेत्र के लिए दे सकते हैं जहां पर उसको किसी क्षेत्र में एससी एसटी के विरुद्ध अपराध हो रहा हो या अपराध होने की संभावना हो, तो वहां पर स्पेशल पावर देके पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। तो ये धारा 9 है। ठीक है, बस आप इसमें तो देखो केवल अपन को धारा याद रखना है कि इस धारा में क्या है। मेन आपका जो डिटेल में वाला था, एक तो परिभाषा वाला डिटेल में याद रखना है, और अपराध के लिए जो दंड की बात की गई है उसको डिटेल में याद रखना है कि कौन कौन से अपराध इसमें शामिल है। बाकी तो ये सब क्या है, नाम नाम है, इसके डीप में अपन को नहीं जाना है। तो देखो अध्याय 1 हो गया, अध्याय 2 हो गया। अब जो अध्याय 3 4 5 है इसको अपन अब कर लेते हैं।